तो आज चुनावी नतीजों का दिन है। नमस्कार एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को। मैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं नगमा सैर, संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती, अखिलेश शर्मा और हम सब यहां पर मौजूद हैं। और सुबह से ही जो आज का इतना बड़ा दिन है उसी में नतीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो इस मुश्किल दौर में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने लिए जीत हासिल कर ली है। तो ये अपने आप में दो दलों के लिए बड़ी जीत है। लेकिन अपने आप में हम देखें बीजेपी में किस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी एक संबोधन किया है। नगमा, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, इसमें हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि जनता ने सबको कुछ न कुछ दे दिया है। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है गुजरात में, वो एक रिकॉर्ड बना, ऐतिहासिक जीत है। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस, जिसने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया और प्रयास करती दिखी नहीं, उसने हिमाचल प्रदेश में उस रिवाज को बरकरार रखा है। कल एमसीडी में आम आदमी पार्टी भी जीत गई, तो ऐसे सब थोड़ा थोड़ा कुछ है। दो और मैं ऐड कर दूं, मैनपुरी में सपा जीत गई और रामपुर विधानसभा सीट आजम खान का राज खत्म कर दिया बीजेपी ने। सबको थोड़ा 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 ऐसे करके सबको इन चुनावी नतीजों में मिल गया है। अखिलेश जी और मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। अगर आप इजाजत दें, आप दोनों एक बार प्रधानमंत्री की स्पीच अभी खत्म हुई है, उन्होंने कुछ जरूरी बातें भी बोली, आइए वो सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री की उसको सुनवाते हैं। अखिलेश, जब कई अहम बिंदु प्रधानमंत्री ने छेड़े हैं, जो अपना भाषण दिया था, सुनाएंगे, लेकिन तब तक आप अगर कुछ जिक्र करना चाहें। बिल्कुल, कई सारी बातें उन्होंने कही और ये एक तरह का एक परंपरा बन चुकी है कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव का या इस तरह का परिणाम आता है तो बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होती है, जब तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ बातचीत होती है। उसके बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, यानी उनके माध्यम से देश को और उस पर्टिकुलर राज्य की जनता को संबोधित करते हैं। आज उन्होंने दिल्ली की जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का, गुजरात की जनता का धन्यवाद दिया। हिमाचल का जिक्र उन्होंने किया और इस तरह से कहा कि ठीक है, वहाँ पर बीजेपी की हार हुई है, लेकिन जो हार और जीत का अंतर है वो 0.9%, यानी 1% से भी कम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड है कि आज तक कभी इस तरह से, क्योंकि 5 से लेकर के 10% का अंतर वहाँ होता है। यानी जो हार हुई है उसको उन्होंने एक तरह से कहा है कि ये बीजेपी का उतनी बुरी हार नहीं जिस तरह से माना जा रहा है। और दूसरी बात गुजरात की उन्होंने कहा कि वो हमेशा से कहते आए थे चुनाव प्रचार के दौरान कि नरेंद्र का जो रिकॉर्ड है वो भूपेंद्र तोड़ेंगे। यानी जो नरेंद्र मोदी ने 2002 में रिकॉर्ड बनाया था 127 सीटों का, उस रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल तोड़ेंगे। और एक तरह से आज वो जो रिकॉर्ड टूट गया। उन्होंने कहा कि 75 साल में पहली बार गुजरात में इतनी बड़ी सफलता किसी पार्टी को मिली है, ये बीजेपी को मिली है। 1 करोड़ जो नए वोटर जिन्होंने कि 27 साल में कभी कांग्रेस का किसी का शासन देखा नहीं, युवा वोटर हैं, उन्होंने बीजेपी के काम को देख करके अपने काम पर मुहर लगाई है, बीजेपी के काम पर। इसको उन्होंने पार्टी की एक बड़ी सफलता बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो रेवड़ी संस्कृति है, अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बुजुर्गों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो कोई भी कहावत बनाते थे तो बहुत सोच समझ करके अपने अनुभव से बनाते थे, इसीलिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और आस पड़ोस के देशों का भी एक तरह से जिक्र करके जो श्रीलंका में हालात बने उसका भी उन्होंने उससे जोड़ दिया है। और तीसरा जो उनका हमला है, मुझे लगता है कि वो मीडिया के एक वर्ग पर खासतौर से था। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल होने की बात करते हैं, जिन्हें न्यूट्रल होना चाहिए, वो ये क्यों नहीं देखते कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या अब हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में उस पार्टी के कितने लोगों की जमानत जब्त हुई है। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा उनके निचोड़ है उनके भाषण का। बिल्कुल। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने अब जो अपना संबोधन कर दिया है, अब जो है उन्होंने हिमाचल का भी धन्यवाद किया है, एक अच्छी बात है। हालांकि नड्डा साहब भी थे वहां पे, नड्डा साहब का संबोधन पहले हुआ और उनके सामने ही उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अंसारी हैं, देवेंद्र पटेल हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुदित अग्रवाल कांग्रेस से हैं और निरंजन शेट्टी जो है वो बीजेपी से हैं। जावेद, सबसे पहले आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? देखिए, अब क्या कहना है, जो जीता वो सिकंदर। प्रधानमंत्री जी की अब आदत हो गई है, हर इलेक्शन के बाद वहां जाते हैं, एक नई परंपरा कायम की गई है और बहुत सी बातें। देखिए, जो उनका एफर्ट था, हम लोग सब कहते थे क्या वजह है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कि तख्ता को डामाडोल है जो प्रधानमंत्री जी गली गली पद यात्रा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग और इलेक्शनरिंग की एक नई उन्होंने परंपरा कायम की। अगर आधे % का भी कहीं फायदा होता है किसी कदम उठाने से, कहीं एक्स्ट्रा माइल चलने से, तो उठाते हैं। वो कोई जरिया, कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं। अब
ना अपने फायदा उठाने के और अपने प्रतिद्वंदियों का नुकसान करने के, और वो उन्होंने करके दिखाया। अगर ये गुजरात का इलेक्शन आप रिजल्ट इतना भयंकर नहीं हुआ था बीजेपी के फेवर में, तो आप देखिए फिर क्या स्टेटिस्टिक्स होती कि 3 स्टेट इलेक्शन के पहले थे, 3 जगह जहां बीजेपी उस काबिज थे। एमसीडी में बीजेपी का 15 साल से राज था, हिमाचल में थे और गुजरात में। तो हिमाचल भी हार गए, एमसीडी भी हार गए, जीते क्या, जीते गुजरात, लेकिन इतनी प्रचंड बहुमत से जीत गए कि सबका सुपड़ा साफ हो गया। आपको किसी को कोई बोलने की और गुंजाइश ही नहीं है। और देवेंद्र पटेल साहब भी हैं हमारे साथ, जावेद वरिष्ठ पत्रकार है संदेश के, उनसे जरूर जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने गुजरात की बहुत विस्तार से उन्होंने बात की है। देवेंद्र जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक अपनी, एक गुजराती में कहते हैं अपनी एक लाक्षणिकता है, अपनी एक खूबी है कि जब भी इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट आता है तो लोगों के बीच में जाते हैं और जो कहते हैं वो स्वयं एक, जैसे कि वो खुद राजकीय विश्लेषक है, इसी तरह उसकी बात को वो समझाते हैं। लेकिन उनके अंदर रही हुई एक बहुत असली बात यह है कि जब एक इलेक्शन खत्म होता है तो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आने वाले इलेक्शन की तैयारी वो आज से ही कर देते हैं। आज का जो उनका प्रवचन था, मेरे बड़े ध्यान से गौर से सुना, महिलाओं की बात की, गुजरात की बात की, गुजरात लोगों के की बात, तो आने वाले आज जो उन्होंने जो प्रवचन किया, तो वो प्रवचन वो अभी अगले जो राज्यों में इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, उसकी उन्होंने एक नींव रख दी कि गुजरात ये है और मुझे देश, गुजरात का जो विकास है वो देश के विकास का एक हिस्सा है और गुजरात के विकास से साथ साथ वो देश का विकास भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज उन्होंने 2024 के इलेक्शन के लिए भी उन्होंने दे दिया है। जी, मुदित अग्रवाल भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुदित जी, अगर आप बीजेपी की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत को देखें तो अगर आप इसको सम अप करना चाहें, क्या वजह लगती है आपको? क्या था वो जो ऐतिहासिक जीत दिला पाया? अगर 3 वजह आपको बड़ी क्या लग रही है इसमें? देखो, मैं बताता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय अपनी बीच में ना टोकिए। देखिए, अभी जो सर ने अभी प्रवचन शब्द का यूज किया तो मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। अगर हम ये कहते हैं मोदी जी की वजह से गुजरात जीते, तो फिर मोदी जी को हिमाचल में हार और एमसीडी में हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पहली चीज। देखिए, जब मोदी जी आके ये कहते हैं विकसित गुजरात की वजह से हम जीते, तो मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। रीजन देता हूं, 40 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है वहां, 21st है वो इंडियन स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, परसेंटेज ऑफ वुमेन जो स्कूल अटेंड करती है 19वें नंबर पे राज्यों में, इन्फेंट मोर्टेलिटी में 19वें नंबर पे है, अंडरवेट चिल्ड्रन में 29वें नंबर पे। तो ये विकास से नहीं हुआ है इनकी जीत, ये हुई है 2 वजह से। पहला मैनिपुलेशन और दूसरा हेट की राजनीति। मैनिपुलेशन कैसे? देखिए, 2017 में बच गए थे हारते हारते। मोदी जी को ये पता है कि मैं कोई भी स्टेट हिंदुस्तान में हार सकता हूं, गुजरात नहीं हार सकता, क्योंकि अगर मैं गुजरात हारता हूं मेरा पॉलिटिकल ऑरा खत्म हो जाएगा। उन्होंने उसको मैनिपुलेट कैसे किया? केजरीवाल जी को लाके और उनको इंस्ट्रक्ट किया उस एरिया में काम कीजिए जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है। तो आपने देखिए केजरीवाल जी से वहीं ज्यादा गए जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है, लेकिन और कांग्रेस के वोट काटे चाहूंगी कि कांग्रेस वहां पे नदारद क्यों रही अब प्रचार में? आपको किसने रोका था? मैं अपने पे भी बोलूंगा, लेकिन मुझे पता था आप टोकेंगे, इसलिए मैंने कहा था मुझे खत्म होनी चाहिए, फिर आप आराम से मुझसे सवाल पूछें, दिक्कत क्या। तो उन्होंने केजरीवाल जी का इस्तेमाल किया और केजरीवाल जी इस्तेमाल हुए क्योंकि वो उनकी बी टीम, नंबर 1। दूसरा, वहां आपने योगी जी को भेजा, आपने स्मृति ईरानी जी को भेजा, हेमंत बिश्वा शर्मा जी को भेजा, आप जाके वहां स्पीचेस देखिए उनकी, कहीं भी डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ाई नहीं बीजेपी ने वहां पे उन्होंने फिर जहर बोला। तो मैनिपुलेशन और जहर बोला, डेवलपमेंट तो कहीं है ही नहीं गुजरात में। मैंने आपको सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स दिए हैं, आप देख लीजिए उसको। जहां तक कांग्रेस की बात है, जरूर हमारे में कमी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कमी होगी ना, तभी आप पार्टी वहां पे आई है, उससे हम सबक सीखेंगे और आगे काम करेंगे। जरूर मोदी जी ने आप पार्टी का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी भी कमियां, हमारी स्ट्रक्चर पे कमियां रही होंगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, मैं दोबारा से मोदी जी और बीजेपी को धन्यवाद तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं गुजरात की जीत पे, और मैं उम्मीद करूंगा मोदी जी हमें भी कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे हिमाचल की जीत पे, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जो हिमाचल में जनादेश मिला है उसको वो फिर से खरीद फरोख्त करें।
ये आशा मैं जरूर करता हूं। जरूर बिल्कुल जरूर। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। ये संदेह भी प्रकट किया जा रहा था कि कहीं मैंडेट ना चोरी हो जाए, लेकिन अब वो फासला इतना बढ़ गया है कि अब वो उसकी गुंजाइश जरा कम दिखती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद अटेम्प्ट उनके भाषण में है, मोदी जी के भाषण में ये है क्या बोले? सभी दलों को, हर दल को साधुवाद, यानी जो जो जीते हैं, जहां पर जो जीता है, सबको उन्होंने अपनी ओर से बधाई दी। तो हाँ, मोदी बिल्कुल। जी बधाई मैं दी, आपको बधाई। एक और चीज बता दूं, ये जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे उनके पीछे जो पोस्टर लगा था, हाँ, उसमें भी यही था। उसमें लिखा था गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई। तो उन्होंने सबको बधाई दी। बिल्कुल, वो ट्वीट मैंने आपका देखा था। और इसमें जो जेपी नड्डा की जो भाषण था, अगर आपने सुना हो, जो उनकी खींच थी या जो उनका गुस्सा होगा, रोष होगा हिमाचल प्रदेश को देखते हुए, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का 86 सीटों में जमानत जब्त हुई है और 25 सीटों में तो नोटा से भी कम वोट आया। मैं आपको बताता हूं ये क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी। क्योंकि और जावेद जी के पास जाना चाहूंगा ताकि वो इस पर और थोड़ा एलैबोरेट कर दें। जावेद जी, पूरी गुजरात की कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि न मंच से, न मंच के पीछे, न डिबेट पर आम आदमी पार्टी से उलझने की जरूरत नहीं। ना प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते थे, ना बीजेपी के कोई नेता, कौन केजरीवाल, ऐसे करके बात टाल दी जाती थी। कांग्रेस को ही मुख्य विपक्षी दल बोल के प्रस्तुत किया। लेकिन आज जब नतीजे आ गए तो ऐसे लग रहा था जैसे जेपी नड्डा फट पड़े, क्योंकि कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने एक तरीके से जैसे कि भरे बैठे हों, बहुत सारी बातें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिना नाम लिए बोल डाली, जिसका अभी उल्लेख निधि जी कर रही थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज ही वो पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, तो आप ये माने कि बीजेपी ने ये मान लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है कि आगे हो सकता है इनसे ज्यादा मुकाबला बने? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को और अपनी पार्टी को बीजेपी का राइट विंग ऑल्टरनेटिव पोजीशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से कल मनोरंजन ने अपने प्रोग्राम में उसको उल्लेख किया था कि उसकी वजह से थोड़ा सा उनको खामियाजा एमसीडी इलेक्शन में भरना पड़ा। लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर चुके हैं, वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे हिंदू वोट नाराज हो। जो बीजेपी को वोट लपक के देता है वो नाराज हो। वो जैसे उस वोट को के पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो वो कांग्रेस को नहीं देगा, उसको एलर्जी है। वो जानते हैं कि ये बिल्कुल ही विपरीत विचारधारा वाले। केजरीवाल अपने को ऐसा पोजीशन करना चाहते हैं कि उनको मतलब उनको वोट देने से गुरेज नहीं है उन लोगों को। प्रधानमंत्री बीजेपी और खास तौर के प्रधानमंत्री और अमित शाह इस बात को भली भांति समझते हैं। तो जहां पे अब उन्हें ये लग रहा है कि ये जो टाइगर है जिसकी पीठ पे हम चल रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि पलटी मार के ये अभी खुद मुख्तार हो जाए। तो इसलिए वो भी थोड़ी हद, मतलब अपनी हद से बहुत ज्यादा केजरीवाल जी को और इनको आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो ये हम जावेद जी, दिल्ली में जो पहली बार सरकार बनाई थी, जो एक बड़ा मौका मिला था अरविंद केजरीवाल को, वो तो कांग्रेस के समर्थन से मिला था। और कांग्रेस अगर उसको समर्थन नहीं करती, कांग्रेस अगर समर्थन तब नहीं करती तो शायद आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में इतनी ताकत नहीं होती। अखिलेश जी, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं और यूजुअली हम लोग एग्री करते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको। सबसे पहले ताकत तो बीजेपी और आरएसएस के बल पे मिली थी। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो इनकी पैदावार हुई थी वो उनके ही कोख से हुई थी। उसमें तो अन्ना जी वो तो चले गए। अन्ना जी को तो आम आदमी पार्टी वाले ही उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। अब अन्ना जी तो छोड़ो, अब वो तो आम आदमी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। तो वो ये कहना गलत है कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का खेल निपटाने में बीजेपी की मदद आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को समर्थन से सरकार बनाई थी। आम आदमी पार्टी को शुरू में बल देने में इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं किसकी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जावेद जी। चर्चा को हमारे साथ सचिन पायलट इस समय मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। सचिन, बहुत बहुत बधाई हिमाचल के लिए। कांग्रेस के लिए इस समय ये जीत बहुत महत्वपूर्ण हुई है। हिमाचल की जीत को आप कैसे आंक रहे हैं? और बहुत चुनौतीपूर्ण जीत है अभी इस समय। फ्रीज कर गए।
हिमाचल का नाम सुनते ही सचिन फ्रीज कर गए। हालांकि हिमाचल में ठंड है। वैसे हिमाचल में सचिन ठंड आज बहुत है। ट्रेंड कर रहे थे सचिन पायलट ट्विटर पे, हाँ। क्योंकि जो जीते हैं वो वहां पर। और हिमाचल में उन्होंने प्रचार भी खूब किया है, बार बार गए हैं हिमाचल। सचिन, आपको आवाज आ रही है? सचिन मुझे आ रही है जी निधि। सचिन, तो बताए, आपको बधाई, जीत की बधाई दे रहे थे और ये पूछ रहे हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण है ये जीत, संभालना होगा हिमाचल को। कैसे देख रहे हैं इस जीत को इस मुश्किल दौर में कांग्रेस के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण एक चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए आया है और मैं समझता हूँ चुनाव से दो बातें सिद्ध होती हैं। पहला, ये धारणा निर्मित करने की कोशिश की जा रही थी भाजपा के द्वारा कि उत्तर भारत में कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती है। ये एक नोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जो डबल इंजन की बात करते थे वो समझ गए हैं कि स्पष्ट बहुमत भाजपा के खिलाफ आया है। तमाम कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोगों ने हिमाचल में कैंपेन किया और पूरी ताकत के साथ किया। बावजूद उसके हम लोगों को 40 सीटें मिली हैं। तो ये लोगों का जनादेश है, इसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग उम्मीद करेंगे हमारे से, हमारी सरकार से कि हम डिलीवर करें और हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने मैनिफेस्टो को ग्राउंड पे उतारेंगे और बहुत जल्द उतारेंगे। और इस जीत से एक संकेत पूरे देश में मिल गया है कि जहां कांग्रेस प्रेजेंट है होती है, भाजपा कांग्रेस की, वहां पर हम भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस ना सिर्फ कांग्रेस लेकिन कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टीज के जहन में भी अब बैठ गया है। एक छोटा सा सवाल है, एक ही सवाल पूछूंगा, लोग बहुत हैं यहाँ पे। सचिन, ठीक है, हिमाचल में जीत के लिए आपको बधाई, उसका श्रेय भी आपको, लेकिन गुजरात के हार का ठिकरा किसके सिर पे फोड़ेंगे आप? कौन लेगा जिम्मेवारी? कांग्रेस अध्यक्ष, वहां के इंचार्ज कौन? देखिए, गुजरात के जो परिणाम आए हैं वो हमारी उम्मीद से बहुत कम है और बहुत निराशाजनक परिणाम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात देखिए कि जो हमारा आंकड़ा है, हमारा वोट शेयर आज भी 28-29% वोट हमको मिला है। तो जब विपक्ष का वोट विभाजित हो गया तभी तो भाजपा के पास 150 से सीटें आई हैं। ये सिंपल गणित है कि अगर विपक्ष का वोट विभाजित होगा तो सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि हमारी सीट कम हुई वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो वोट शेयर खिसक रहा है उसमें MIM भी है, आम आदमी पार्टी भी है और भाजपा ने निर्दलीय कुछ खड़े किए थे। तो हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि गुजरात में हमारा वोट शेयर हमेशा से ही लगभग 40% था। तो अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हम लोगों को ड्राइंग बोर्ड पर बैठना पड़ेगा और वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दोष देने की बात नहीं है, तो सामूहिक जिम्मेदारी है, स्टेट यूनिट ने काम किया होगा, परिणाम अच्छे नहीं आए, लेकिन हम बैठकर चिंतन करेंगे। मुझे लगता है उसमें से कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम आएगा, ताकि हम जो नया गठन करें, जो गठन होता है पार्टी का स्ट्रक्चर का, उसमें इन सब बातों को इनकलकेट करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि बड़ा निराशाजनक रहा हमारे गुजरात के परिणाम कांग्रेस पार्टी। आखिरी सवाल सचिन, मैं ये जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में चुनौतीपूर्ण फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और आपके जो विधायक हैं, कहा जा रहा था उनको चंडीगढ़ लेके जाया जा रहा है, कुछ उस लिहाज में जानकारी, किस तरह से ये चुनौतीपूर्ण सवाल सुलझाया जाएगा? नहीं, अभी सभी विधायक जीत कर जाएंगे और चंडीगढ़ शिमला के पास ही है, तो वहां बैठकर सब चर्चा करेंगे और फिर जो ऑब्जर्वर्स गए हैं दिल्ली से वो जाकर पार्टी लीडरशिप से बात करेंगे और जो भी आम सहमति बनेगी लीडरशिप की राय से और MLAs की राय से, उस पर निर्णय हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुमत हमारा बड़ा स्पष्ट है। उसमें कोई अगर बहुत टाइट कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें ज्यादा खींचतान होती है, लेकिन स्पष्ट बहुमत आया है और एक स्टेबल और एक 5 साल की सरकार हम लोग बनाएंगे हिमाचल के अंदर। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। सचिन, मैं अखिलेश शर्मा बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक बात जो बार बार कही गई कि गुजरात में कांग्रेस को जिस तरह से प्रचार करना चाहिए था वैसा प्रचार नहीं किया गया। दूसरा सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उठाया गया कि आखिर उनकी यात्रा वहां क्यों नहीं गई, गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया। तो आज जो परिणाम आया कि गुजरात में कांग्रेस हारी और हिमाचल में कांग्रेस जीती, इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके? भारत जोड़ो यात्रा सितंबर में शुरू करी थी और देखिए, आप 6 महीने की यात्रा है, आप कभी भी कर लीजिएगा, बीच में कोई ना कोई चुनाव आएंगे। और ये बात पार्टी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि ये यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है, इसके अलग संदर्भ में यात्रा को निकाला जा रहा है। उसका अल्टीमेट बेनिफिट पार्टी को मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन यात्रा मात्र चुनाव वोट बटोरने के लिए निकाली जा रही है, बात कहना गलत है। हम लोग एक स्टेट हारे, एक स्टेट जीते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का सीधा संदर्भ किसी चुनाव हारने जीतने से नहीं पड़ना चाहिए। अभी यात्रा राजस्थान में कुछ दिनों रहेगी, तो हमारे यहाँ चुनाव अगले साल है, उसका हमारी पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि यात्रा का और दोनों तीनों स्टेट्स में जहाँ चुनाव हुए हैं उसका कोई डायरेक्ट लिंकेज बनता है।
सचिन जी, आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदारी लेने का भी समय कांग्रेस पार्टी में ज़रूरी है? जैसे कि अगर भूपेश बघेल जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने हिमाचल कांग्रेस पार्टी को दिया, तो अशोक गहलोत साहब से भी पूछा जाए कि कांग्रेस प्रभारी होने के नाते गुजरात में ये प्रदर्शन क्यों नहीं दिखा पाई कांग्रेस पार्टी? इस सब पे चर्चा होगी ना संकेत, बिकॉज अभी आज परिणाम आए हैं, अब बैठ के मीटिंग होगी, खरगे साहब और बाकी सब नेता बैठ के चर्चा करेंगे कि कहाँ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ब्लेम गेम होना चाहिए, क्योंकि ये सबको बड़ा दुख है और आहत हम लोग हैं कि हमारा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हमारे सीटें आई गुजरात के अंदर, लेकिन सब चर्चा करेंगे और जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी वो भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, तभी बेहतर रिजल्ट्स आते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, स्टेट लीडरशिप भी है, एआईसीसी भी है, हम सब बैठ के चिंतन करेंगे। इसके बाद बहुत जल्द मुझे लगता है खरगे जी मीटिंग बुलाएंगे और हम आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे। सचिन, मेरे सवाल के जवाब में आप कहेंगे कि विधायक तय करेंगे, आला कमान तय करेगा, लेकिन क्या जो है नया सीएम हिमाचल का कोई सांसद भी हो सकता है? क्योंकि प्रतिभा सिंह के नारे बहुत लग रहे थे और उनका कहना कि उन्होंने लीड भी किया था कैंपेन। देखिए, ऐसा है मनोरंजन जी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका निर्णय मैं और आप नहीं कर सकते हैं, विधायक करेंगे और पार्टी की लीडरशिप करेगी। और जो भी लायक होगा, जो एक्सेप्टेबल होगा, जो सबको साथ लेकर चल सके, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट डिलीवर कर सके, उसी पे आम राय बनती है आमतौर पर। और विधायकों का और एआईसीसी के जो आम सहमति के साथ नाम सामने आएगा वो आ सकता है। और प्रतिभा जी क्यों प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, बाकी बहुत सीनियर लोग हैं जो फॉर्मर पीसीसी हैं या मिनिस्टर्स रह चुके हैं, अभी सीनियर विधायक हैं, तो सब लोग से चर्चा करेंगे और आम सहमति से, आम राय से, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी टंटे के, बड़े प्यार से हम लोग अपना लीडरशिप पे चूज सकेंगे। पर सचिन, नगमा बोल रही हूँ मैं, एक आखिरी सवाल, सब लोगों ने एक सवाल करके आपको थोड़ा देर रोके रखा है, तो मैं भी एक पूछ लूं कि एक तो ये भी चिंता बनी हुई है क्या अभी भी कि विधायक जो है वो खरीद फरोख्त चल रही है और तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच गए हैं उनको संभाल कर रखने के लिए? नहीं। अब जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, अपनी हार को स्वीकार किया है और हमको मुबारकबाद दे दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इस प्रकार की कोई दिक्कत कहीं पे आने वाली है, और आएगी भी तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, भारत जोड़ो यात्रा वहां पे गई नहीं सचिन, और अगर वो जाती तो ये जो हार जीत का फासला है वो और बड़ा हो सकता था, क्योंकि वोट शेयर में आप देखिए तो बहुत कम अंतर है। तो वहां पे राहुल गांधी जाते, वैसे प्रियंका गांधी गई थी, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का करिश्मा है कि वहां पे जीत गई कांग्रेस। मैं मानता हूँ ये कलेक्टिव लीडरशिप है, लेकिन ये बात सच है कि प्रियंका जी ने हिमाचल में लगभग आधा दर्जन रैलीज अटेंड करी और वहां पर टिकी रही चुनाव के दौरान, अपना कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा। और बाकी बहुत नेता वहां कैंपेन करने के लिए गए थे, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कहना ठीक नहीं होगा, सबने मिलकर कैंपेन किया था। और मैं फिर कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा है, ये वोट के लिए या किसी स्टेट में इलेक्शन है इसलिए यात्रा नहीं निकल रही है। ये तो देश में जो आज हालात हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, भुखमरी का, लाचारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का, इन्फ्लेशन का, इन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक प्यार मोहब्बत का पैगाम भी रहे, एकजुटता रहे लोगों के अंदर। और मैं देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर जो यात्रा का रिस्पॉन्स है अभूतपूर्व है। इतने सारे लोग ठंड में सुबह सुबह सड़कों पर आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, जुड़ने के लिए, आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए, और एक बहुत सकारात्मक संदेश यात्रा का जा रहा है। लेकिन ये कहना कि यात्रा सिर्फ इलेक्शंस में वोट बटोरने के लिए हम लोग ये निकाली जा रही है, ये गलत होगा। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि बार बार भारत जोड़ो यात्रा कहा जा रही है कि राजनीति नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आज हम जब दिन भर चर्चा कर रहे थे, जो कई जानकार कह रहे थे कि फोकस कांग्रेस का राजनीति पर भी होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा तो है अहम, लेकिन जो फोकस है उसको जरा कुछ और केंद्रित करना होगा, जिससे राजनीतिक फायदा मिले कांग्रेस को। हम पॉलिटिकल पार्टी तो हैं, यात्रा हम निकाल रहे हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं और लोग सत्ताधारी दल से सवाल पूछते हैं और अगली बार उनको चुनाव में जनता पराजित करती है, तो हमें पॉलिटिकल लाभ तो मिलेगा। लेकिन यात्रा सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए निकाली गई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं भाई, हमारे यहाँ 12 महीने बाद यही बहुत अहम बात आपने कही है और ये बहुत जरूरी है राजनीति में। बहरहाल सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जुड़ने के लिए। सचिन जी, आपको बहुत बधाई। आपका एक मैंने वीडियो देखा भारत जोड़ो यात्रा का, एकदम सुपर फिट लग रहे थे, बड़ा अच्छे से एडिट किया हुआ वीडियो था। नया वीडियो बहुत अच्छा है वो। चलते चलते प्रधानमंत्री को जी
जी। आप सभी एंकर से बड़ा प्रेरित रहता हूँ, आप इतना फिट रहते हैं तो हम सबको थोड़ी बहुत भाग दौड़ करते रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सचिन। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक का। तो आप देख रहे हैं राज्यों का फैसला और तमाम हमारे साथी मौजूद है स्टूडियो में। इस समय नए मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी। धन्यवाद संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद, समय देने के लिए शुक्रिया। कल की तो बड़ी जीत थी ही, लेकिन आज गुजरात में जो हुआ वो कल की जीत को कुछ फीकी करता है क्या? और दूसरे 92 सीट्स का दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था लिखकर, तो अब क्या लिखकर उसकी कुछ सफाई भी देंगे वो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उनके वोट और आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और लगभग 41 लाख वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े हैं। ये कोई मामूली वोट नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं थी परिणाम की, उसके हिसाब से नहीं आया, लेकिन अगर आप पहले चुनाव के हिसाब से देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि एक गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है, मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ माना जाता है गुजरात, तो उस बीजेपी के किले और गढ़ को उसमें भेद करने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो ये हमारे ख्याल से बड़ी उपलब्धि है। अगर पहले चुनाव के हिसाब से हम लोग देखें, 5 सीटें हमारी आई हैं, तो संजय जी, इससे कहीं निराश होने की जरूरत नहीं। आज हम 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। दुनिया और मतलब देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। जरूर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनने पे बधाई, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने तो गुजरात में वही कर दिया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पहला निशाने पे पहले कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? अच्छा, मैं ये नहीं समझ पाता मनोरंजन जी, मतलब 6% पे तो चुनाव आयोग भी मान्यता दे देता है। मैंने बधाई दे दी है आपको। 13% वोट पाने के बावजूद ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम किस, मैंने बधाई दे दी है आपको, लेकिन मैंने पूछा मैं ये कह रहा हूं कि 13% वोट शेयर लाने के बाद और 5 विधानसभा की सीटें जीतने के बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि हमने किसका वोट काटा और नहीं काटा, तो मेरे ख्याल से ये सवाल वाजिब नहीं है। हमने बहुत मजबूत और अच्छी उपस्थिति गुजरात में दर्ज कराई है। अब कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ी तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। अगर राहुल गांधी जी रैली करने नहीं गए तो हम तो रैली उनकी कराएंगे नहीं। नहीं, फर्स्ट टारगेट कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? पहला टारगेट आपका कौन है? जिम्मेदार नहीं है। संजय जी, पहला टारगेट कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? पहला तो कांग्रेस ही लग रहा है। सत्ता में बीजेपी थी, बीजेपी से लड़े। सत्ता में वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी। 27 साल के कुशासन के खिलाफ हमने आवाज उठाई। ठीक है संजय जी, बहुत बधाई आपको। आपको। वोट मिला, इसका तो कोई थर्मोमीटर है नहीं कि हमें कांग्रेसी वोट मिला कि भाजपाई वोट मिला, इसका कोई थर्मोमीटर नहीं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोनों दलों पर एक साथ निशाना साधा जाए। मैं आपसे संजय जी ये पूछना आपसे चाहूंगी कि जी, मैं आपसे ये पार्टी के परंपरागत वोट माने जाते हैं, वो सारे वोट हमको मिले। जी, मैं आपसे ये सवाल इस समय ये पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत प्रचार किया। आज जब हम दिन भर आंकलन कर रहे थे तो ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर वो ज्यादा थे, जमीन पर इतना नहीं थे। आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति में अब गुजरात में के लिए क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आप लोग लाएंगे? क्योंकि 2024 के जो चुनाव है 2 साल दूरी हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फोकस किया गुजरात में और आप लोग किला एक तरह से जो कह रहे हैं कि गढ़ भेदने में आप लोग कामयाब हुए, क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? क्या अभी भी फोकस में रहेगा गुजरात?
जी, मैं दो चीजें हैं। एक सवाल का जवाब छूट गया था। आपने कहा कि दावे किए थे बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने, तो कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। और जहां तक दावे का प्रश्न है, 2018 के बाद से लेके अब तक भारत के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के 11 दावे गलत साबित हुए हैं। और कैसे? उन्होंने कहा दिल्ली जीतेंगे, उन्होंने कहा महाराष्ट्र जीतेंगे, उन्होंने कहा बिहार जीतेंगे, उन्होंने कहा बंगाल जीतेंगे, उन्होंने कहा दिल्ली के एमसीडी जीतेंगे। मुझे खुलेआम चुनौती दी सदन में, उन्होंने कहा 2-2 हाथ कर लेंगे 6 महीने बाद। उनके सारे दावे गलत साबित हुए, सारे चुनावों में उनको हार मिली। तो उनसे उनके 11 दावों की बात मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात, 40 साल तक केरला में, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, 1 सीट जमानत जब्त होती रही, और बाकी तो छोड़ दीजिए आप। 2019 का आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रचार किया, वहां पे 173 सीटों पे लड़ी भारतीय जनता पार्टी, सब पे से जमानत जब्त हुई उनकी। 0.8% वोट है उनका। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक राज्य में 173 सीट्स पे लड़ती है, 0.8% वोट लेके आती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम हवा में नहीं थे। 13% समय की कभी एक आखिर में जाते जाते आपसे सवाल पूछेंगे, जब 1-2 लाख वोट मिलते। ठीक है संजय जी, जाते जाते आपसे सवाल पूछेंगे कि आज सुबह से ही बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि गुजरात की जनता ने जो मुफ्तखोरी का मॉडल है, जो रेवड़ी संस्कृति है, उसको खारिज कर दिया और ये बता दिया कि जो गुजरात की जनता है वो मुफ्तखोर नहीं है। यहां तक कि अभी पीएम मोदी का जो भाषण चल रहा था उसमें उन्होंने कहा कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, और आस पड़ोस के देशों में हाल देख लीजिए कि क्या हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि जो मुफ्त बिजली और तमाम मुफ्त के बाद वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, उसको गुजरात की जनता ने खारिज कर दिया? देखिए, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि मैंने फिर दोहराया कि 41 लाख वोट मिलना, 5 सीटें मिलना पहले ही चुनाव में, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी मुफ्त योजना और रेवड़ी कल्चर को लोग नकारते तो सबसे पहले तो दिल्ली में नकारना चाहिए था। एमसीडी के चुनाव में जहां 15 साल से बीजेपी का गढ़ था, वहां हमने उनका किला ध्वस्त किया। तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीती है, गुजरात में बीजेपी जीती है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हिमाचल में 66 और बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी उत्तर जेपी प्रदेश नड्डा ने आज ये कहा। बहुत उत्साहजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नहीं, अगर गुजरात छोड़ दीजिए आप, तो बीजेपी की दृष्टि से कोई बड़ा उत्साहजनक परिणाम उनके लिए नहीं है। उसकी समीक्षा उनको करनी चाहिए। बजाय इसके उनका पूरा ध्यान लगाया है कि कैसे पार्षद किडनैप करना है, वो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। चलिए संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के देखिए, लिए। हाँ। आप एक चीज बताइए, रेवड़ी कल्चर आप किसको कहते हैं? आपने 13.5 लाख करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति की बना दी। इस पे पूरी डिबेट अगली बार करेंगे। संजय जी माफी चाहता हूँ, समय नहीं है। 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के तमाम संजय जी रेवड़ी पर एक अलग से डिबेट करते हैं। रेवड़ी पर एक बार अलग से डिबेट करते हैं कि रेवड़ी जरूरी है और कौन मुफ्तखोर जनता है या नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं पहले, बाद में इस पर डिबेट करेंगे। तो आज हिमाचल और गुजरात के साथ साथ 5 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती भी हुई है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से भी अधिक मतों से हराया है। आपको बताएं कि मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने यहां जीत के लिए जातीय गणित के अलावा बाकी समीकरणों का भी खासतौर से ख्याल रखा था। इसके साथ ही रामपुर सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर आकाश सक्सेना जो बीजेपी के
उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की है और बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, क्योंकि उनका ये कहना है कि रामपुर में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। खतौली सीट उत्तर प्रदेश में थी, यहाँ से आरएलडी के मदन भैया उन्होंने जीत हासिल की। सरदार शहर राजस्थान में अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की है। कुर्नी बिहार में ये बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली है और इसके साथ ही भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में सावित्री मंडावी कांग्रेस की उन्होंने जीत हासिल की। पद्मपुर उड़ीसा में भी बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पर वर्षा सिंह बरिहा बीजू जनता दल की उम्मीदवार थी, उन्होंने जीत हासिल की है। आज एक और बात याद करने वाली है। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है।